हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर.के. साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं विज्ञान के एक टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं और आज का जो टॉपिक है वह है प्रिज्म। आज हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम यह पढ़ने वाले हैं कि प्रिज्म कैसे बनता है, प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म में और कौन कौन सी बातें होती है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। और जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें एक एंगल बनता है, उसे हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो क्या है विचलन कोण, कैसे बनता है विचलन कोण, हम इन तमाम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आप यदि इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो आप अंतिम तक हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, आप सभी बातों को समझ जाइए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा प्रिज्म से। तो दोस्तों, प्रिज्म क्या है, सबसे पहली बात हम लोग ये समझेंगे कि प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म जो है सो दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को कहते हैं। दो समतल सतहों को जब किसी कोण पर झुकाते हैं तब उसके द्वारा जो पारदर्शी सतह बनता है उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो दोस्तों, दो सतह जो हम लोग लेंगे वह पारदर्शी सतह लेंगे। पारदर्शी आप लोग जानते हैं, पारदर्शी हम उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो दो सतह जो हम लेंगे वो दोनों सतह पारदर्शी हो, ऐसा तभी होगा जब हम दोनों सतह शीशे का लें। तो जब हम दो शीशा इस तरह से लें जो समतल हो और दोनों शीशा को किसी कोण पर झुका दें, किसी कोण पर झुका करके दोनों शीशा को रखें, जैसे कि आप देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ये समतल शीशा है और ये भी समतल शीशा है, और दोनों शीशा को जब हम इस तरह से झुका के दोनों को सटा देते हैं, एक किनारे को सटाकर और इस तरह से झुका कर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो झुकाव है वो झुकाव देखेंगे, इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो इसका झुकाव कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जनरली इसका झुकाव जो रहता है वो 60 डिग्री का रहता है। झुकाव कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दो समतल सतहों को जब किसी कोण पर झुकाते हैं, देखिएगा इस तरह से झुका दिए, ठीक है, तो इस झुकाव से जो क्षेत्र घिरा, भीतर के क्षेत्र देखिए घर जैसा दिखाई देगा, भीतर का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है वह क्षेत्र पारदर्शी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो उसी क्षेत्र को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। तो प्रिज्म का परिभाषा आप क्या देंगे, यदि आपको कोई पूछेगा व्हाट इज प्रिज्म, प्लीज गिव मी डिफिनीशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का परिभाषा दीजिए, तो प्रिज्म का परिभाषा क्या दीजिएगा। तो प्रिज्म का परिभाषा आप कहिएगा, दो समतल पृष्ठ से घिरी हुई पारदर्शी क्षेत्र को, पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। दो समतल पृष्ठ से घिरी हुई पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी क्षेत्र को प्रिज्म कहते हैं। अब ये दोनों जो आप देख रहे हैं, इसको यदि हम बोर्ड पर चित्र बनाएं दोस्तों, ऐसे देखिए, ये जो दोनों झुका करके आप रखे हैं, ऐसे जो झुका करके रखे हैं, इसका जब हम बोर्ड पर चित्र बनाएं तो कैसा चित्र बनेगा। देखिए कैसा चित्र हम बनाएंगे। हम इसका चित्र जो है बोर्ड पर यदि आपको दिखाएं तो आपको एक लकीर के रूप में हम दिखा सकते हैं, इस तरह से हम दिखा सकते हैं आपको। देखिए हम इस तरह से आपको दिखा सकते हैं। ये दोनों सतह का चित्र है दोस्तों, ऐसे। अब इसको हम बोर्ड पर यदि चित्र में दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है कि नहीं। और जब दो सतह ऐसे हो, ऐसे झुका के रखिएगा,
तो रखने के लिए ऐसे भी एक सतह चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये जो ऊपर के जो दो सतह हैं ये तब टिकेगा जब इसका इधर यहाँ जड़ हो। तो ये दोनों सतह को टिकने के लिए जो ये नीचे वाला सतह होता है, मतलब नीचे में भी सतह देना है, उसका चित्र यदि हम बोर्ड में दिखाएं आपको, बोर्ड पर कैसे चित्र बनाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप देखिए बोर्ड पर एक प्रिज्म का चित्र हमने बना दिया है, ठीक है कि नहीं। फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि जब प्रिज्म का निर्माण होता है, दो सतहों को आपस में झुकाया जाता है इस तरह से, और नीचे में भी एक सतह होता है, तो एक सतह तो ये हुआ और एक सतह ये हुआ और तीसरा सतह नीचे में रहता है, 3 हुआ। और इस सतह को यदि इधर से बंद करें और इधर से बंद करें तो 5 सतह हो जाएगा दोस्तों। तो प्रिज्म में 5 सतहें होती है, लेकिन जनरली जब हम प्रिज्म का चित्र बोर्ड पर बनाते हैं तो उसमें हमें मात्र 3 सतह दिखता है। कौन कौन सतह दिखता है? वो 2 सतह दिखता है जिसे आप झुका के ऐसे रखते हैं, और एक तीसरा सतह आपको दिखता है जिस पर इसको टिकाते हैं, यानी कि दोनों सतह के जो आधार जिस पर टिका रहता है। तो 3 सतह को प्रिज्म में हम लोग दिखाते हैं और तीनों सतह का नाम है दोस्तों। जो सबसे नीचे वाला सतह होता है उसको हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं, यानी कि बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं, बेस ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। यहां आप लोग देखेंगे प्रिज्म का आधार यानी बेस ऑफ द प्रिज्म कहते हैं। तो हम लोगों ने बेस ऑफ द प्रिज्म को भी समझ लिया। इसके बाद दोस्तों वह जो दोनों सतह हैं इस तरह से हम लोगों ने झुका करके रखा था, तो 2 समतल सतह जो आपस में किसी कोण पर झुकी रहती है, वह दोनों सतह जो है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं उसको, ठीक है। और दोस्तों वो जो दोनों सतह को हम लोगों ने झुका के रखा था, तो दोनों जो झुका करके रखा था उसके कोर को फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए ये सतह है और ये समतल सतह है, और दोनों सतह को जो आप झुका के रखे हैं तो इसका जो कोर है देख लीजिए, ये हुआ कोर, ये दोनों का मिलान कोर, दोनों कोर जहां पर मिल रहा है मिलान वाला कोर है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोर, यानी कि रिफ्रैक्टिंग एडेज, ठीक है दोस्तों। और दोनों सतह को जिस कोण पर आप झुका के रखें, यहां पर जिस कोण पर झुक गया है, यहां पर जो कोण बना है इसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म का अपवर्तक कोण, यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है दोस्तों। और प्रिज्म के आधार के बारे में तो हम लोग पहले ही समझ गए। तो मोटा मोटी बात हम लोगों ने यह समझा कि जब 2 समतल सतहों को किसी कोण पर झुका दिया जाता है तो उस सतहों के बीच बने हुए पारदर्शी क्षेत्र को प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म में आधार होता है, प्रिज्म में अपवर्तक पृष्ठ होता है, प्रिज्म में अपवर्तक कोर होता है, और प्रिज्म का कोण होता है, या प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कह सकते हैं उसको। तो हमने जाना कि प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म में क्या क्या होता है, प्रिज्म में कितनी सतहें होती है। तो 5 सतहें होती है, लेकिन जब उसको हम एक पृष्ठ पर चित्र के द्वारा दर्शाते हैं तो 3 ही पृष्ठ को दिखा पाते हैं, एक पृष्ठ नीचे में और 2 पृष्ठ इस तरह से झुका हुआ, तो 3 पृष्ठ को दिखाते हैं। बोर्ड पर एक चित्र भी आप देख रहे होंगे, ये प्रिज्म का चित्र है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो प्रिज्म से जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं चित्र के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो बोर्ड पर एक प्रिज्म आप लोग देख रहे होंगे, ये प्रिज्म है, और इस प्रिज्म में चूंकि यह जो प्रिज्म है ये पारदर्शी सतह है, ये शीशे का बना हुआ है,
या फाइबर का भी यदि बना है तो ऐसा फाइबर है जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। तो जब प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा तो पारदर्शी होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये प्रिज्म है, मान लीजिए कि यह कोई टेबल पर रखा है और जब ये प्रिज्म है और इस पर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो देखिएगा ये प्रिज्म है और प्रिज्म से बाहर हवा है। हम लोग भी जो खड़े हैं अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल हवा में है, ये हमारा शरीर है और इसके आसपास चारों तरफ हवा है। तो इस प्रिज्म के भी चारों तरफ क्या है, हवा है। तो हवा से चलती हुई एक प्रकाश की किरण शीशा में प्रवेश करेगा। जब कोई किरण प्रिज्म में घुसेगा तब देखिए दोस्तों, तो कोई ये प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म में प्रवेश कर रही है। तो प्रवेश करने वाली यानी आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और दोस्तों ये जो आपतित किरण है ये प्रिज्म के जिस बिंदु पर पड़ी और प्रिज्म में जब ये प्रवेश करेगी, चूंकि ये प्रिज्म पारदर्शी है यानी कि शीशा का है, हवा भी पारदर्शी होता है, शीशा का बना हुआ है। तो हवा से चलते हुए जब प्रकाश की किरण शीशा में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, प्रकाश के किरण का चाल कम हो जाएगा और चाल कम हो जाने के कारण उसके दिशा में परिवर्तन आ जाएगा। वो जिस दिशा में चल रहा था उसमें नहीं चल के वो अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये तो चल रहा था ऐसे और चलना चाहिए इसको ऐसे, तो ऐसे नहीं चल करके ये क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा दोस्तों, ये इस तरह से झुक जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। जब प्रकाश का माध्यम बदलता है तो दो तरह की घटनाएं होती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। अभिलंब की ओर तब झुकता है जब प्रकाश अधिक चाल से चलते चलते कम चाल वाले माध्यम में जाता है, और अभिलंब से दूर तब हट जाता है जब प्रकाश कम वेग में चलते चलते अधिक वेग वाले माध्यम में प्रवेश करता है। यहां क्या हो रहा है, हवा से शीशा में जा रहा है तो हवा में प्रकाश का चाल ज्यादा रहता है जबकि शीशा में प्रकाश का चाल कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो अभिलंब के ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा होता क्या है, तो पहले इसमें लंब दिखाना होगा यानी कि अभिलंब दिखाना होगा। तो आप देख लीजिए ये जो अभी हम बना रहे हैं ये है अभिलंब और इसी अभिलंब के ओर जो है सो ये झुक गई है, ठीक है दोस्तों। और झुकते हुए यह प्रकाश की किरण अब इस सतह पर आ गई है यानी कि फिर से शीशा पर आ गया है और यहां से जब वो निकलेगा तो दोस्तों फिर से ये हवा में आएगा। जब प्रकाश की किरण यहां से चलते चलते यहां तक चल रही है तो ये जो है ये शीशा में है, लेकिन अब यहां से जब बाहर आएगा तब ये शीशा से फिर से हवा में आएगा, और जब फिर से हवा में आएगा तब क्या होगा, उसका चाल बढ़ जाएगा क्योंकि शीशा में चाल कम रहता है और हवा में चाल ज्यादा हो जाता है। तो जब चाल फिर से परिवर्तित हो गया तो क्या होगा, फिर से उसका दिशा बदल जाएगा। अब क्या होगा, अब अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो पहले आप अभिलंब बना लीजिए, लंब एक खींच लीजिए 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया अभिलंब। अब क्या होगा, यहां से अभिलंब की ओर झुकेगा नहीं बल्कि ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। देखिए तो यहां जब आप देखिएगा दोस्तों तो यहां से यहां तक ये तो हो गया आपतित किरण, और यहां से यहां तक इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आपतित किरण। और दोस्तों इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे।
और दोस्तों इसके बाद जो ये प्रकाश की किरण आ गया, अंतिम किरण ये है, तो ये इसको कहेंगे निर्गत किरण। क्या कहेंगे? निर्गत किरण कहेंगे, यानी कि इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। तो आप क्या देखें, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। एक बार जो है तो जब प्रकाश हवा से शीशा में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और दूसरी बार जब प्रकाश की किरण शीशा से हवा में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि इसमें सबका नाम दे दें तो आप नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपतित किरण AB है और अपवर्तित किरण जो है सो BC है और निर्गत किरण CD है। इसके बाद अभिलंब का यदि आप नाम देना चाहें तो अभिलंब का नाम दे दीजिए, ये N और N डैश, ये N डैश है, ये है, इसका M दे दीजिए। और दोस्तों प्रिज्म का भी नाम दे दीजिए, तो PQR प्रिज्म का नाम दे दीजिए। तो नाम आप देने के लिए स्वतंत्र है, आप कुछ दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, और ध्यान देने वाली क्या है उसको समझिए। जब यह आपतित किरण AB प्रिज्म पर आपतित होती है तो यह BC दिशा में चली जाती है। अगर यह अपने पहले के दिशा में जाती तो किस तरह से जाती, जरा सा देखिए आप। इस दिशा में जाती। अच्छा, इसके बाद आप देखिए ये अंतिम किरण जो निर्गत किरण है उसको जब पीछे की ओर बढ़ाइएगा, देखिएगा अभी हम क्या किए हैं, फिर से मैं बता दूं। अभी हम आपतित किरण AB को आगे बढ़ाए हैं, फिर क्या कर रहे हैं, निर्गत किरण CD को पीछे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे करने पर वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा तो उसके बीच जो झुकाव होगा, यानी उसके बीच जो कोण बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, उसी एंगल को दोस्तों हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? विचलन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन को हम लोगों ने समझा। प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। एक बार जब प्रकाश हवा से शीशा में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब दूसरी बार प्रकाश शीशा से हवा में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। 2 बार प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण है, और यहाँ पर जो है सो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा, अपवर्तन कोण होगा। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये जो है सो आपतित कोण है और ये जो है सो अपवर्तन कोण है। तो इस तरह से आप देखिए, ये R और ये R1 रहने दीजिए, ये I और ये I1 रहने दीजिए। और यहाँ पर जो कोण बना दोस्तों इसको कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, इसको डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने प्रिज्म किसे कहते हैं ये समझा, प्रिज्म में क्या क्या होता है ये समझा, और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है ये समझा। जब आपको पूछा जाएगा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाए, तो इस तरह से चित्र बना करके सारी बातों को लिखना पड़ेगा। जितना मैंने कहा आपको लिखना पड़ेगा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है। पहली बार ऐसे होता है, दूसरी बार ऐसे होता है। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहाँ पर मिलता है उसको विचलन कोण कहते हैं। उसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। तो ये सब तमाम बातें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।